मेरा केस न सुने, मुझे आपसे इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं है। ये किसी जज को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आज फिर खान साहब की इंस्ट्रक्शन से हम मुतालबा करते हैं कि खान साहब के केसेस फ्री एंड फेयर ट्राइब्यूनल के सामने हों, जिसमें से जज साहब से हमारी दरख्वास्त है कि वो रिक्यूज कर ले। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे शेख शाहीन साहब कुछ कहना चाहेंगे तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आवाज आप तक पहुंच रही है? बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चेयरमैन साहब ने आपको जिन बातों की तरफ मुतवज्जे कर दिया है, उसी में मैं सिर्फ एक दो पॉइंट ऐड करूंगा। पहला जो क्वेश्चन आपका इलेक्शन के हवाले से था, देखें पीटीआई ने इलेक्शन के इनेकाद के लिए पिछले 1.5-2 साल से स्ट्रगल कर रही है। पिछला सारा साल भी हमने स्ट्रगल किया, और इस साल जब 2 सूबों की हुकूमतें खत्म हुई तो सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने पिटीशन फाइल की थी, और उसके साथ ही आपको याद होगा स्पीकर्स ने पिटीशन फाइल की, जिसका फैसला 1 मार्च का आया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उन दोनों सूबों में 9 अप्रैल की डेट दी थी, जिसको सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से 30 अप्रैल की तारीख इलेक्शन कमीशन ने खुद मुतय्यन करके प्रपोज करके दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आज खुद उन्होंने बैठ के तारीख तब्दील कर दी और 8 अक्टूबर कर दी, जिसका उनको अख्तियार नहीं था। वो सुप्रीम कोर्ट में खुद लिख के दे चुके थे कि हमें कोई अख्तियार नहीं है। वो उस वक्त कहते थे गवर्नर के पास पावर है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई गवर्नर जिसको डिसॉल्व करेगा वो पावर होगी केपी की। पंजाब की हद तक चूंकि उसने डिसॉल्व नहीं की थी गवर्नर ने, तो वो पावर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थी। लिहाजा वो 30 अप्रैल की तारीख को बगैर किसी पावर के इलेक्शन कमीशन ने चेंज कर दिया 8 अक्टूबर। आपको याद है कि 8 अक्टूबर से पहले तक हमारे कान पक गए थे कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। तमाम पीडीएम की जमातें, तमाम वो मुख्तदर तबके और हल्के, तमाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उनके लोग एक ही बात करते थे कि हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराएंगे। वो किधर गया 8 अक्टूबर का इलेक्शन? वो हवा में तहलील हो गया। उसके बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन होना था ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म, वो जो कि 2 सूबों का और एक फेडरल गवर्नमेंट का, नेशनल असेंबली का। लेकिन वो उन्होंने असेंबली तोड़ के उसको 90 डेज का करने की कोशिश की, लेकिन फिर वो 90 डेज भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक अपनी पावर ना होते हुए सीसीआई की एक मीटिंग बुला के, जो कि इलीगल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल थी, क्योंकि 2 सूबों के नुमाइंदे इलेक्टेड वहां नहीं बैठे हुए थे। क्योंकि पॉलिसी बनाना इलेक्टेड लोगों का काम होता है, अनइलेक्टेड लोग कोई मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं बना सकते। सीसीआई के जरिए उस रिजल्ट को, जो कि 5 महीने तक उसको बंद रखा गया, जो कि 30 अप्रैल तक वो प्रोसेस खत्म हो चुका था, जो कि मरदमशुमारी वाला, उसको नोटिफाई किया। फिर उसके बाद उसको बहाना बना करके आगे चलते गए। फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए। इससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसका 4 को फैसला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन के इनेकाद का हुक्म दिया था। लेकिन बदकिस्मती से 9 अप्रैल को रियासती दहशतगर्दी के जरिए इमरान खान को उठा लिया गया, अगवा कर लिया गया। उसकी तफसील आपके सामने आ चुकी है। फिर उसी का ड्रामा रचाते हुए जो इदारे या जो अशखास चाहते थे कि किसी तरीके से इलेक्शन का इल्तवा हो जाए, वो फिर 9 और 10 मई का ड्रामा रचाते हुए पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ एक साजिश के तहत एक इलेक्शन के इल्तवा का बहाना बनाया गया। और जो इमरान खान ने आज से तकरीबन 1 साल पहले कहा था कि ये मुझे जेलों में बंद करेंगे, मुझे ये नाअहल करेंगे, ये उस लाडले सुपर लाडले को यहां लाएंगे, नवाज शरीफ को ये यहां मुकदमात से बरी करेंगे, और उसके बाद पीटीआई को डिसमेंटल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। और वही वो कर रहे हैं। लेकिन एक बात इमरान खान ने यह भी कही थी कि फिर भी पीटीआई इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेगी। अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमने कभी इलेक्शन से भागने का रास्ता नहीं अख्तियार किया। हमने हमेशा जिद्दोजहद की है, कोशिश की है। और ये भी जो 8 फरवरी का ऑर्डर आया है, ये हमारी पिटीशन पे आया है। हमने और सुप्रीम कोर्ट बार ने ये पिटीशन फाइल की है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने 8 फरवरी की डेट कंफर्म कराई है, फैसिलिटेट की है, जो कि हुई है विद द कंसल्टेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इलेक्शन कमीशन। और कहा है ये पत्थर पे लकीर है। अब इसको अगर डिले करने की कोशिश हुई तो ये तौहीन अदालत भी होगा,
ये आइन की सस्पेंशन भी होगी, जिसको जस्टिस अतर मिनल्ला साहब आप लेटेस्ट अपने ऑर्डर के जरिए ये लिख चुके हैं। और ये जो आज ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या बाकी जमातों वाले, जो ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन के अल्तवा की कोशिश की है, ये सब फ्रॉड है, ये गलत है, ये झूठ पे मबनी है। इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। और इलेक्शन कमीशन जो अपनी गैर जानिबदार उनको होना चाहिए था, वो जानिबदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने पहले जुडिशरी से बात की, उनको खत लिखा, उन्होंने कहा आप अपने शेड्यूल अपना भेजिए ताकि हम आपको बताएं, रिस्पॉन्ड करें कि हमने कौन कौन से बंदे देने हैं, कब देने हैं और क्या करना है। लेकिन उनको दोबारा लिखने की बजाय उन्होंने उन मैनेजमेंट के, एग्जीक्यूटिव के लोगों को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया, जो कि पहले ही बायस है हमारे खिलाफ, हमारे लोगों को उठा रहे हैं, मुकदमात बना रहे हैं, पाबंद सलासल कर रहे हैं, 3 MPO के तहत उनके खिलाफ ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो वो क्या इंसाफ पे मबनी वो इलेक्शन कराएंगे। लेकिन उसके बावजूद हम ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर कल तक ये इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करें ताकि प्रोसेस ऑफ इलेक्शन डिले ना हो। अगर आप करेंगे तो ये उसी तरह का जुर्म होगा जो ऑलरेडी आपने 30 अप्रैल को इलेक्शन ना करा के किया, जो आपने 14 मई को इलेक्शन ना करा के किया, जो आपने 8 अक्टूबर को इलेक्शन ना करा के किया, बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तारीख प्रपोज की थी 6 नवंबर वाली, उसको भी आपने इलेक्शन नहीं कराया। तो ये एक जुर्म का बहुत बड़ा मजीद इजाफा होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट आपको माफ नहीं करेगी, ना ही कौम और अवाम माफ करेगी। ये मिलिट्री ट्रायल के हवाले से हमारे चेयरमैन साहब ने आपको बता दिया। इसमें 1-2 बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। वो ये है कि ये फैसला देख के कौम मायूस हुई है। हमारे वकला, हमारे जूरिस्ट, हमारे वो जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो मायूस हुए हैं, क्योंकि इस पे अटॉर्नी जनरल की एक स्टेटमेंट मौजूद है जब ये केस ओरिजिनल साइड पे शुरू हुआ था, और उन्होंने ये आकर स्टेटमेंट दी थी आफ्टर कंसल्टेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द हाई एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने दी थी, और ये कहा था कि हम ट्रायल स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे। इसलिए जब अब फैसला आ चुका कि वो लॉ जो बना था, आर्मी एक्ट में तरमीम आई थी जो सिविलियंस का ट्रायल कर सकते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और न सिर्फ वो बल्कि ट्रायल भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उस फैसले के बाद जब तक अपील का फैसला नहीं आता, उस अंडरटेकिंग का पास रखते हुए वो ट्रायल स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। ये ऑर्डर सस्पेंशन किसी सूरत नहीं बनती थी। दूसरी बात, इसमें विद रिस्पेक्ट हमारे सीनियर जज जस्टिस तारिक मसूद साहब ऑलरेडी अपने पिछले फैसले के पैराग्राफ 3 में ये लिख चुके हैं कि ये 184(3) का केस नहीं बनता। जब ओरिजिनल साइड से कोई जज साहब अपनी ओपिनियन दे दे तो एपेलेट स्टेज पे उनको उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। फिर तीसरी बात, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने जो खत लिखा कि ये कमेटी का फैसला हुआ था, ये 7 मेंबर बेंच होगा और सीनियर मोस्ट जज साहबान उसमें शामिल होंगे। इसमें चीफ जस्टिस काजी फारिस ईसा साहब को खुद इसमें इसकी सरबराही करनी चाहिए थी। फिर सीनियर जजेस, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस शाहिद वहीद साहब इस बेंच का हिस्सा नहीं है, उनको होना चाहिए था। तो इसलिए कि इंसाफ का तकाजा है कि आइंदा भी उन जजेस को इसके साथ बिठाना चाहिए और उनको इसका हिस्सा होना चाहिए। और फिर जो एक बात बड़ी अहम है कि 5 रुकनी बेंच के फैसले को 5 रुकनी बेंच एपेलेट स्टेज में बैठ के सस्पेंड नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये ट्रायल का स्टार्ट होना, ये फॉर ऑल टाइम टू कम, ये सिविलियंस के बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इससे आइन, कानून और जमहूरियत का जनाजा उठाने के मुतरादिफ है। इसके मैं समझता हूं कि इसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। फिर जो बात जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से एक से जायद मर्तबा हम कह चुके हैं कि उन्होंने अपना मुतासिब रवैया खुद पब्लिक के सामने एक्सपोज कर दिया है। मुझे ये बताएं कि रियान वाले केस में 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने आज से तकरीबन 1 साल पहले फैसला लिख के दे दिया और इनका फैसला उनके बरक्स था। बेंच कंप्लीट हो गया, जजमेंट बाहर आ गई, जजमेंट वेबसाइट पे आ गई। उसके बाद उसको रखना, उसको रिलीज ना करना, उसकी सर्टिफाइड कॉपी ना देना, ये जुडिशियल मिसकंडक्ट है। ये उनके तासुब को जाहिर करती है। फिर दूसरी बात,
मुझे बताएं 9 मई को जिस तरह इमरान खान का अगवा होता है, जिस तरह उनको उठाया जाता है, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया